खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में खैर मकदम, मैं हुमायूं ताखिर से मिल रहे हैं क्योंकि हेडिंगले लीड्स का टेस्ट जारी था। तो हमने का टेस्ट मुकम्मल हो जाए, नतीजा निकले, जो भी कुछ होना है उसके बाद आपसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त बात करें जिम्बाब्वे क्रिकेट की। जिम्बाब्वे की टीम आलमी कप से बाहर हो गई। की मैचेस सारे आसानी से जीते और एक मौके पर लुढ़क गई जब वो जीत भी सकते थे। अब मुझे ये नहीं कहना है कि उन्हें अच्छा खेला बुरा खेला, मैं फिर उसी चीज पे कायम हूं कि इनको और वेस्ट इंडीज को डायरेक्ट होना चाहिए था आलमी कप में, इनको क्वालिफायर्स में नहीं जाना चाहिए था। इसकी कई एक वजूहत हैं। एक तो नंबर ऑफ टीम्स कम कर रहे हैं आप आलमी कप में। दूसरी बात देखिए, जब जिम्बाब्वे की टीम आलमी कप में आती है फाइनल राउंड में तो बोर्ड को पैसा मिलता है, वो पैसा सिस्टम में जाता है, प्लेयरों तक पहुंचता है और बोर्ड अपलिफ्ट होता है। इसमें ब्रॉडकास्ट राइट्स का पैसा भी शामिल है। अब सबसे महरूम हो गए तकरीबन, वो बहुत कम शेयर आएगा उनके हिस्से में। फिर वो पसमानदा है क्रिकेट के हिसाब से, वेस्ट इंडीज भी क्रिकेट के हिसाब से अब पसमानदा है, तो उनको ज़रूरत है बड़े प्लेटफॉर्म की, उनके प्लेयरों को आने की और उनको लाइमलाइट में रहने की, ताकि उनके मुल्क में क्रिकेट पनपे कि लोग क्रिकेट की जानिब जाएं। इस तरह वेस्ट इंडीज में लोग क्रिकेट की जानिब नहीं जाएंगे, जिम्बाब्वे में नहीं जाएंगे, क्योंकि आलमी कप तक टीम नहीं पहुंची, जो फाइनल पिनाकल था वहां तक नहीं पहुंची, वहां उसको देख नहीं पाएंगे। तो यंगस्टर डिस्करेज होंगे टू टेक टू क्रिकेट। मगर आईसीसी इतना नहीं सोचती, और ये करता धरता जो प्लेयर वगैरह वगैरह हैं जो वतों पे वहां जाके ऑनरेरियम के नाम पे, घूमने फिरने के नाम पे पैसा कमाते हैं, वो भी ये नहीं सोचते हैं। ये सोचना जरूरी है कि मैं फिर कहता हूं, जिनको फुल मेंबरशिप आपने दी है, जिसमें आयरलैंड भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है, इनको डायरेक्ट आलमी कप में होना चाहिए। और इसके अलावा 4 टीमें और होनी चाहिए जो क्वालिफाई करके आएंगे, जो आपके फुल मेंबर नहीं है। लेकिन यहाँ किस्सा ही कुछ उल्टा है। हर आलमी कप में नंबर ऑफ टीम्स बदलता है, सिस्टम ऑफ प्ले बदलता है। किसी में आपका सुपर 6 है, किसी में सुपर 8 है, किसी में राउंड रॉबिन है, किसी में पूल है, तो कोई हिसाब किताब नहीं। तो आई फेल्ट वेरी बैड फॉर जिम्बाब्वे इन क्रिकेट। और जो मैंने बात कही है उससे आप भी समझे होंगे कि उनके क्रिकेट के साथ जुल्म हो गया। मेल की जाने बातें आपके। जावेद रसूल खान कहते हैं द बॉल वॉज स्टिल इन प्ले व्हेन ही वॉकड आउट। ये बेयरस्टो के बारे में कहते हैं, फ्रॉम हिज क्रीज, सो अ राइट डिसीजन ऑफ द अंपायर आउट। बांडे इश्तियाक उसी प्रोग्राम में जिसमें मैंने पूरी बात एक्सप्लेन की थी कैसे आउट हैं और क्या हुआ है, पूछते हैं कि क्या वो आउट था या नहीं, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में आप सिर्फ फॉरवर्ड करके जहां आपके सवाल का जवाब दिया जाता है वो देखते हैं प्रोग्राम में। और ये आप ही नहीं है, कई एक हैं जो बात मैंने कही है प्रोग्राम में वही पूछते हैं ये कैसे होगा, या तो देखें या ना देखें। फिर ये बाकी भी देख के आपको सोचते होंगे ये क्या लिख रहा है। अब ये बात भी बेयरस्टो की। मार्क बूचर इंग्लैंड के ओपनर, वो कहते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आता वो क्या कर रहे थे। उन्हें गलती की, वो आउट हो गए और केरी ने सही किया, और आज लोग बातें कर रहे हैं वो जो इससे बुरा कर चुके हैं क्रिकेट में और इनने कोई बुरा नहीं किया। और बेयरस्टो से पूछना चाहिए आपने क्या किया। माइकल अथरटन कहते हैं कि वो नींद में थे शायद, ही वॉज डेजिंग एट द क्रीज, तो बाहर निकल गए। पिछले प्रोग्राम में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन कुछ खुद साख्ता माहिर 2-4 मैच खेल लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप अगर क्रिकेट की गेम नहीं जानते तो माहिर ना बने, अपने खेल तक ही महदूद रहें। जेंटलमैन्स गेम है, इसमें यह नहीं हो सकता कैसे हुआ। आपको पता है जेंटलमैन्स गेम का मतलब क्या है? इट्स अ रेशियल स्लर इन क्रिकेट। ये बहुत से लोग बोलते हैं सोचे समझे बगैर। क्या थी जेंटलमैन्स गेम? कोई आइडिया है? नहीं, मैं जानना चाहूँगा। अब तो सब बहुत से लोग हैं माहिर ज़बरदस्त क्रिकेट के, सारी उनकी जो प्रेडिक्शन या जो बातें करते हैं गलत ही साबित होती हैं, लेकिन माहिर हैं। एक ज़माने में क्रिकेट सिर्फ रॉयल्टी और बड़े ख़ानदानों के लोग खेलते थे। वो कहते थे हम जेंटलमैन हैं। फिर आम जनता ने खेलना शुरू किया, वो इनसे बेहतर प्लेयर भी साबित हुए, उन्हें कुछ प्रोफेशनल भी बन गए। तो ये कहते थे ये प्लेयर्स हैं, हम जेंटलमैन हैं, ये हमारी गेम है, अब इसमें प्लेयर्स भी शामिल हो गए, ये प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो ये तारीफ कौन सी हुई खिलाड़ियों की, बताएं मुझे। आप उनको प्लेयर्स कह रहे हैं क्योंकि वो आपसे कमतर हैं, आपको लगता है दर्जे में, आप दर्जे में ज़्यादा हैं, आप जेंटलमैन हैं, हमारी गेम है।
फिर उसको आपने चिपका दिया चारों तरफ। स्कोर बोर्ड जो हुआ करता था या स्कोर कार्ड जो हुआ करता था, जेंटलमैन का जब हुआ था, अगर किसी का स्मिथ नाम है, AJK स्मिथ, तो पूरा लिखा जाता था। आप प्लेयर्स को देख लीजिए, प्लेयर्स में जो स्कोर कार्ड था उसमें अगर लॉरवुड है उसको हेरल्ड लिखते थे, अगर किसी का नाम फ्रैंक टाइसन है उसको फ्रैंक लिखते थे, उनका पूरा नाम नहीं लिखते थे कि ये इस दर्जे के नहीं है कि इनको पूरे नाम की अहमियत दी जाए, और वो दर्जा ही नहीं है इनका जेंटलमैन का, तो इसको वो लोग जेंटलमैन्स गेम कहते थे, जो अब ये नहीं रही सही में, अब ये आम आदमियों की गेम है। तो टांग अड़ाने से पहले बेहतर है बैकग्राउंड समझ लिया जाए। ही वॉज एट हिज फॉल्ट, वेयर सो, एंड ही वॉज आउट एंड राइटली आउट। मैंने स्लिप्स में आधी लाइफ गुजारी है क्रिकेट में, ज़्यादा जितनी क्रिकेट खेली है। कीपर जो ही बॉल पकड़ता है वो देखता है बैट्समैन निकला, उसके हाथ से यूं बॉल जाती है इनवॉलंटरीली, और ये स्टंप होता है, रनआउट नहीं होता है। कुछ लोगों ने कहा तो रन ही नहीं ले रहा था, रनआउट कैसे, वो स्टंप होता है, और वो स्टंप हो गया। ही शुड हैव बीन टेकन टू टास्क। उसके बदले आप कैरी के बारे में बोल रहे हैं, ये बात समझ नहीं आई। मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से, इंग्लैंड हैज क्वालिटी बॉलर्स लाइक वोक्स एंड वुड, दे प्रेफर्ड रॉबिन्सन, एंडरसन। तो आपको क्या लगता है? वो देखिए, इंग्लैंड को 30 टेस्ट में समझ आया कि कौन सी बॉलिंग खिलानी चाहिए, और मैं 2 साल से कह रहा हूँ एंडरसन लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है टीम पे। आज स्पीड आई, वुड की मूवमेंट आई, वोक्स की, तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को समझ नहीं आया। हाँ, विकेट में परचेज था, बॉल में लिफ्ट था, बॉल उठ रही थी, हाईएस्ट स्कोर 263 रहा 4 इनिंगों में इस मैच में। इसका मतलब है विकेट में दम था। लोग कह रहे हैं बैटिंग विकेट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर वो सारे गधे हैं जो खेल रहे हैं। और डारूफ कहते हैं, जॉस बटलर कहाँ है? ही इज बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन, हैज प्रूव्ड इन टेस्ट ऑल्सो। आई एम सॉरी, ही हैज नॉट प्रूव्ड इन टेस्ट। ही इज वेरी मच अफ्रेड ऑफ शॉर्ट बॉल। वैगनर ने उनको तबाह कर दिया न्यूजीलैंड के टूर पे। वो सीधी बॉलें छोड़ के बोल्ड हो गए शॉर्ट पिच के डर से। उसी शॉर्ट पिच को जिसको वो शॉर्टर फॉर्मेट में मारते हैं, टेस्ट में उनको बॉल नजर नहीं आती है। और वो बेहतरीन कीपर हैं, इससे ज्यादा अच्छे कीपर हैं बेयरस्टो से, लेकिन इनके मुल्क का बेहतरीन कीपर बेन फोक्स है, और उसे लोग कहते हैं कि दुनिया में शायद बेस्ट कीपर वही है इस वक्त। वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, डेब्यू सेंचुरियन है वो, लेकिन इनके सिस्टम में ऐसा है कि इन्हीं को खिलाना है, क्योंकि बेयरस्टो बहुत अच्छे बैट्समैन है, अगर न ज़्यादा ना चले हों, अभी तक बहुत कम चले हों, मगर बहुत अच्छे बैट्समैन है, तो ही कैन स्टिल प्ले एज बैट्समैन, बट फोक्स कैन कीप विकेट्स। उससे बॉलर में कॉन्फिडेंस आएगा। बेयरस्टो के आपको देखा हुआ यहाँ आते हैं, बॉल हाथ को बॉलें लगती हैं, झपटते हैं बॉल पे, गिर जाते हैं, ग्राउंड कवर नहीं कर पाते हैं। शायद अब वो कीपर नहीं रहे जो शायद कभी होते हैं। इशाक मंसूर कहते हैं वर्ल्ड कप में उमरान मलिक, जसप्रीत बुमराह की जगह ले सकते हैं। देखिए, बुमराह की जगह कोई नहीं ले सकता है, वो लीथल बॉलर है। जगह कम से अगर आपकी मुराद है कि वो एक प्लेस फिल कर सकते हैं, वो बात अलग है। और वेस्ट इंडीज के दौरे पे देखना होगा वो क्या करते हैं उमरान मलिक। ज़हीर अब्बास ऑफिशियल कहते हैं बेन स्टोक्स ने फिनोमिनल इनिंग खेली है, मगर 20-25 सिंगल मिस किए जिनका फर्क पड़ा। और आगे इनका कहना है बेन स्टोक्स इज प्रूविंग टू बी वंस इन अ जनरेशन प्लेयर, व्हाट अ जेम ही हैज प्रूव्ड टू बी फॉर हिज टीम। डू यू थिंक इन अपकमिंग वर्ल्ड कप he will be badly missed by England, given their reputation as the most reliable player in 2 World Cups that England won? आप सही कह रहे हैं, maybe he stages a comeback in World Cup. आप सही कह रहे हैं कि है ज़बरदस्त खिलाड़ी, और बॉलिंग कम करते हैं इसलिए कि घुटने में तकलीफ है, नहीं तो विकेट भी इनके बहुत होते हैं। अच्छी स्पीड पे बॉल करते हैं और बड़ी मूवमेंट वाली बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद जमील कहते हैं कमिंस एंड टीम डिजर्व्स ह्यूज अप्रिसिएशन फॉर परसिस्टिंग विद देयर ओन स्टाइल ऑफ क्रिकेट एंड फोर्सिंग इंग्लैंड टू थिंक ओवर देयर न्यू स्टाइल। ये दूसरे टेस्ट की बात है। दे शोड सच टैक्टिक्स कैन ओनली सक्सीड विद टीम्स लाइक पाकिस्तान एंड हु डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम एज पर न्यू स्टैंडर्ड्स। देखिए, आपकी बात जो है पहली बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरी बात है आपने अपने आप को कंट्रडिक्ट किया है। आपकी दुनिया के हिसाब से न्यू स्टैंडर्ड्स है, लोगों के हिसाब से इंग्लैंड का तरीका खेलने का, और आप कहते हैं पाकिस्तान उनके तरीके से नहीं खेलता है इसलिए अच्छा नहीं खेलता है। और यहां आ गए उससे आप कहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने तरीके से खेलता है, इंग्लैंड के तरीके से नहीं खेलता, इसलिए जीतता है। मैंने पिछली बार कहा था, यू आर सपोज टू प्ले स्मार्ट क्रिकेट एंड नॉट स्टूपिड क्रिकेट। यू डोंट प्ले क्रिकेट फॉर क्राउड टू प्लीज देम, यू प्ले मैचेस टू मेक देम इंटरेस्टिंग बट विन देम। ये समझना होगा। अब एक सवाल है
इम्तियाज फारूक का उससे पहले कुछ दिलचस्प बातें विंबलडन की। टेनिस का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट विंबलडन जारी है। विंबलडन लंदन से बाहर थोड़े सबर्ब में एक इलाका है और 1877 से विंबलडन खेला जा रहा है। वो जिसने यहां नहीं खेला कहते टेनिस नहीं खेला। इवान लेंडल ने 70-80 टाइटल्स जीते, सारे ग्रैंड स्लैम जीते, विंबलडन नहीं जीता। उन टाइटल्स को वो कहते थे सबको ले लो और मुझे एक विंबलडन दे दो। कई एक फाइनल हारे। और विंबलडन की कुछ अजीब सी रिवायात हैं, या अपनी रिवायत हैं जो बदली नहीं है उनने, और एक हिसाब से सही दिया अगर वो किसी चीज को मानते हैं कि ये हमारे टूर्नामेंट से जुड़ी है, पुरानी हो या नहीं हो। एक ट्रेडिशन है, सारी ट्रेडिशन खत्म हो रही है, कोई तो जिंदा रहे। पहली बात कि ये पहला ग्रैंड स्लैम है जो किसी मुल्क से जुड़ा नहीं है नाम से, ये एक इलाके के नाम पे है विंबलडन के। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, रोलैंड गैरो ओपन नहीं कहता है, कोई फ्लशिंग मीडोज ओपन नहीं कहता जहां वो खेला जाता है, लेकिन विंबलडन कहा जाता है इलाके के हिसाब से। पहली खास बात कि सबको सफेद कपड़े पहनने होते विंबलडन में। पहले सारे टूर्नामेंट में पहनते थे, फिर चैलेंज हुआ कि कलर कपड़े पहनेंगे और डिजाइन वाले कपड़े पहनेंगे, लेकिन विंबलडन ने नहीं माना। वहां आज भी व्हाइट कपड़े पहने जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा यहां कॉलर पे एक लाइन या स्कर्ट के नीचे हेम पे एक लाइन, और यहां की लाइनिंग में एक लाइन किसी रंग की हो सकती है, वो भी सिर्फ 1 सेंटीमीटर चौड़ी, बाकी सारे वाइट। ये जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है ये महदूद है काफ तक, नेक लाइन तक, हेम लाइन तक स्कर्ट की। बस ये भी वाहिद ऐसा टूर्नामेंट है जो ग्रास पे खेला जाता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। एक जमाने में फॉरेस्ट हिल्स में अमेरिकन ओपन भी ग्रास पे हो जाता था, कभी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हो जाता था, लेकिन उन्हें ट्रेडिशन खत्म कर दी। इससे पहले क्वींस क्लब होता है, उसके बाद वाहिद ग्रैंड स्लैम ग्रास पे होता है, और ग्रास अनप्रेडिक्टेबल होता है थोड़ा। इसमें कहते हैं वॉली और सर्व की गेम, यानी बॉल टपा खाने से पहले उठा ली वॉली और सर्व अच्छी हो तो लोग जीते हैं, लेकिन ऑफ लेट बेस्टनर भी जीत गए हैं, मगर जिनकी ऑलराउंड गेम अच्छी थी। तीसरी स्पेशलिटी विंबलडन की के रॉयल्टी, जो इंग्लैंड के रॉयल्स हैं, क्वीन है, उनका खानदान है, वो जरूरी मैच देखने आता है। सेंट्रल कोर्ट में एक रॉयल बॉक्स है, जब प्लेयर दाखिल होते हैं सेंट्रल कोर्ट में उसकी तरफ ऐसे झुकते हैं, और जब निकलते हैं मैच के बाद तब ऐसे झुकते हैं, वो करते हैं। ये भी एक खास बात सिर्फ विंबलडन की है, रॉयल्टी एंड देन गोइंग टुवर्ड्स रॉयल्टी। इसमें अगर आप स्कोर बोर्ड देखेंगे सारे टूर्नामेंट्स में, ग्रैंड स्लैम्स में, उनमें स्कोर बोर्ड पे लिखा होगा फेडरर, बार्टी, इवानोविच, नडाल, लेकिन इसमें कुछ मुख्तलिफ है। इसमें लिखा होता है मिस ग्राफ, मिस ओसाका नोमी, मिस सेरेना विलियम्स। ये वाइट टूर्नामेंट है, ऐसे रेफर किए जाते हैं प्लेयर्स में। जितने टेनिस के टूर्नामेंट हैं ग्रैंड स्लैम समेत, जब आप देखते हैं सेंट्रल कोर्ट या कोर्स, तो दाएं बाएं कहीं, जैसे फ्रेंच में बैंको डी पेरिस का एड है, किसी में सीको का है, किसी में कोई है, बाकी है। ये वाइट टूर्नामेंट है जिसके अंदर इन कोर्ट कोई एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है, ना होती है, नो एडवर्टीजमेंट्स, वो ग्रीन रंग बस, इतना ही। तो बॉल बॉयज और बॉल गर्ल्स हैं, वो हर मैच में होती है दुनिया में, हर ग्रैंड स्लैम होती है, लेकिन इसमें एक अलग तरीका है उनके बैठने का। देखिए तरीका क्या है, कैसे रहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं दे आर टोल्ड टू बेंड इनटू द बैकग्राउंड, बिकम इनविजिबल एंड नॉट टू बी सीन, सो दे डोंट डिस्टर्ब एनीबॉडी। ये एक तरीका है बॉल बॉयज और बॉल गर्ल्स का। ये वही ग्रैंड स्लैम है जो सेकंड संडे को 15 दिन चलता है, मिडवे ब्रेक आता है, उस दिन कोई मैच नहीं होता है, संडे के बावजूद जो ज्यादा क्राउड आएगा, लेकिन मिडवे ब्रेक की रिवायत है विंबलडन की, तो मिडवे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। इस मिडिल संडे को रेस्ट डे मानते हैं। एक चीज जो कसरत से मिलती है विंबलडन के दौरान, इसके इर्द स्टॉल्स में और इंग्लैंड में और लंदन में भी लोग नौश फरमाते हैं, वो है स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम। स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाने की एक रिवायत है, और जब क्राउड आता है विंबलडन में, हर रोज कहते हैं वो 10,000 पोर्शंस ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम आर कंज्यूम्ड बाय स्पेक्टेटर्स। ये एक और रिवायत है, और कहा जाता है, लेजेंड ये कि
किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है वो विंबलडन आए और स्ट्रॉबेरी और क्रीम खा रहे थे और उन्हें वहां खाई, तो ये रिवायत बन गई। ये लेजेंड है, किस हद तक सही है ये हम नहीं कह सकते। तो ये रिवायत है विंबलडन की, एक अपनी खसूसियत विंबलडन ने मेंटेन की है, एक इनफरादियत मेंटेन की है, जो देखिए बाकी खेलों में खत्म हो रही है। फुटबॉल में काफी हद तक मेंटेन की है, क्रिकेट में पीपल आर आउट टू डिस्ट्रॉय दैट व्हाटएवर ट्रेडिशन इट हैड एंड दे हैव ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड इट। तो ट्रेडिशन अच्छी नहीं होती है, लेकिन बुरी भी नहीं होती कि इसको बदलना है। तो अच्छी बात है अगर विंबलडन अपनी टर्म्स पे खिलाता है। और विंबलडन की सीडिंग्स जो होती है वो इंटरनेशनल सीडिंग से मुख्तलिफ होती है। वो नहीं मानते कि दुनिया में कोई नंबर 4 है, 3 है, विंबलडन में भी रहेगा। वो उसका ग्रास का रिकॉर्ड देखते हैं फिर सीडिंग करते हैं। कई बार झगड़े भी इस पे होते हैं, लेकिन ऐसे ही चलता है विंबलडन। और मैंने शुरू में कहा कहते हैं जिसने विंबलडन नहीं खेला उसने टेनिस नहीं खेला, जिसने विंबलडन नहीं जीता वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सका कभी, वो ग्रेटेस्ट प्लेयरों में से नहीं है दुनिया के। ये अहमियत है विंबलडन की और मेरे ख्याल में रहेगी। इम्तियाज फारूक कहते हैं, इनका सवाल की बात मैंने की थी। योर एनालिसिस ऑन शॉर्ट बॉल टैक्टिक्स एंड इनेबिलिटी ऑफ मॉडर्न बैट्समैन टू प्ले इट वाज ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और ये आगे कहते हैं, तो आपने माइकल होल्डिंग इमरान खान का बॉल बात की, इमरान खान 135 की स्पीड पे बॉल करते थे, आप नहीं, मैंने आपको जवाब भी लिखा है। उनकी रिकॉर्डेड 141 है, मगर कभी कभार बॉल रिकॉर्ड की जाती थी, नहीं तो वो उससे ऊपर भी गए होंगे। जो उनकी स्पेल्स हैं इंडिया के खिलाफ 81-82 की सीरीज में, वो मेरा ख्याल में बिटवीन 90 एंड 95-96 उन्हें बॉलिंग की होगी जो हमने देखी, और उस मूवमेंट पे जो रेयरली देखी गई है। और आगे कहते हैं कि डिस्टेंस और वो ट्रेवल करना और बाकी चीज़ें और बाकी फार्मूला क्या है जिससे आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं बॉल की, और बॉल को बैट को लगने की तक स्पीड है, हवा में स्पीड है, गिरने की स्पीड है वगैरह। इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अच्छा सवाल पूछा है और मुझे लगता है आपको भी अच्छी खासी नॉलेज है चीज़ों की। पहले स्पीड बॉल गेज यूज़ होता था, फिर वो ट्रैफिक की स्पीड गन है ना वो यूज़ होती कई बार, और वो काफ़ी एक्यूरेट भी है, जिससे वो देखते हैं कि गाड़ी किस रफ्तार से जा रही है, और उसे भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज के जो मेथड हैं थोड़े डिफरेंट हैं, यानी वो ट्रैफिक स्टॉप कैमरा जिसको कहते हैं वो मैं कह रहा हूँ। देखिए आज के दो मामले, स्पीड गन और रडार गन और हॉकाई। जो हॉकाई आप देखते हैं जो एलओ दिखाती है, बाकी चीज़ें दिखाती है, वो स्पीड भी मेजर करती है। अब स्पीड गन टेक्नोलॉजी क्या है, 1947 में जॉन बाकर ने ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी। और ये टेक्निक दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट। जो ये स्पीड गन है, द स्पीड गन हैज अ रिसीवर एंड अ ट्रांसमीटर, गन में है ये। देखिए स्पीड गन को ऊपर लगाया जाता है साइड स्क्रीन के एक हाई पिलर पे, वहां से वो रेडियो वेव्स भेजती है और कैलकुलेट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पिच पे मूव कर रहा है उसकी रफ्तार। अब रडार गन की बात करेंगे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोनार गन, कैचेस द इको ऑफ रेडियो वेव्स एज द बॉल ट्रेवल्स, जैसे बॉल चलती है थ्रू द एयर, यूज द प्रिंसिपल कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट। वहां डॉपलर इफेक्ट, यहां डॉपलर शिफ्ट। अब जो आप इससे मालूमात हासिल करते हैं स्पीड गन से, वो एक इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में डाली जाती है। देखिए यहाँ से बॉलर के हाथ से निकली अदर ऑब्जेक्ट क्या है, बैट्समैन का बैट है, बॉडी है, बैट्समैन को क्रॉस करना है, कीपर के हाथ में जाना है, वहां तक का मामला। अब मेजर एडवांटेज क्या है रडार गन या स्पीड गन का? ये रडार गन या स्पीड गन जो एग्जैक्ट परफेक्टली करेक्ट कैलकुलेट करती है स्पीड, क्योंकि रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की यानी बॉल की इसमें कोई एरर नहीं होता है, ये इसका एडवांटेज है। जो ही रडार गन को पास करती है बॉल, वो उसकी स्पीड रिकॉर्ड कर लेता है। इसीलिए जो ही बॉलर थ्रो करता है बॉल, यानी उसके हाथ से बॉल निकली किसी भी क्रिकेट मैच में, स्पीड गन जो है वो आपको इमीडिएटली उसकी स्पीड दिखाती है, डिटेल दिखा देती है। अब आप कहेंगे कि ये निकली या बैट्समैन ने खेली, फासला ही कितना है? अब ये रडार गन या स्पीड गन इजाद की गई या इसका इस्तेमाल शुरू हुआ रादर 1999 में टेनिस मैचेस में, और टेनिस में सर्व जो प्लेयर की है उसकी स्पीड, कितनी सर्विस की स्पीड है। और बता दूं टेनिस में सर्विस की स्पीड जो है 180 किलोमीटर और 200 किलोमीटर भी होती है प्लेयर्स की। जी हाँ। अब हॉकाई की जाने बातें 2001 में ये इजाद की डॉक्टर पॉल हॉकिंस ने, और इसका इस्तेमाल क्रिकेट में हुआ
और फुटबॉल में हुआ, टेनिस में हुआ इसका इस्तेमाल। और पहले अगर आपको मैं बताऊंगा, इसका इस्तेमाल ब्रेन सर्जरी में हुआ और मिसाइल जो है वो ट्रैक करने के लिए हुआ, हॉकाई का इस्तेमाल। जो हॉकाई की ये मेजरमेंट है वो अप टू 5 मिलीमीटर्स रेंज करेक्ट होती है। इससे प्रिसाइज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द बॉल एसेस होती है, प्रिसाइज, क्योंकि हॉकाई पूरी तरह क्लियरली बॉल को देखती है और फॉलो करती है इसलिए। और ये मेजर कर सकती है हॉकाई इम्पैक्ट के बाद भी बॉल की डायरेक्शन और स्विंग कितना होगा। इसलिए आप देखते हैं बॉल यहाँ गई, वहाँ गई, स्टंप्स के ऊपर गई, तो ये हॉकाई का कमाल है। और हॉकाई जो 15 डिग्री एंगल है बॉलिंग का, बॉलर का, वो भी मेजर करती है कि उससे ज़्यादा बेंड तो नहीं हो रहा है हाथ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी आ गई गेम में। जैसे मैंने हॉकाई का कहा 15 डिग्री का एंगल है, आउट होना है, बाकी है। अब आप देखिए VAR है फुटबॉल में, उससे बहुत फ़र्क पड़ा फुटबॉल में डिसीजंस में, क्रिटिकल डिसीजंस में ख़ास कर। अब एक और टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो क्रिकेट बॉल की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए इसमें एक फार्मूला है, V = S/T, where V is the speed of the cricket ball और S is the distance of the cricket ball और T is the time it travels। इससे आपको कैलकुलेट करने के लिए दो और चीज़ें पता होनी चाहिए, वेट ऑफ द बॉल, रेडियस ऑफ द बॉल, हाउ फास्ट इट इज ट्रेवलिंग, और फोर्स ऑफ इम्पैक्ट जहां बॉल लगती है FOI, और वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट VX भी होना चाहिए। अब फोर्स कैसे होगा? फोर्स एग्जर्ट करता है बॉलर जब बॉल रिलीज करता है पूरे हाथ से। ये कैसे कैलकुलेट होता है? By multiplying ball's weight by its radius squared, Vx is the velocity at which the ball cross the batsman's bat। ये वहीं तक है स्पीड जब तक बैट्समैन का बैट क्रॉस करती है। कीपर के हाथ तक की स्पीड नहीं है, या बैट को लगती है, स्टंप्स को या पैड को लगती है। इट्स कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द बॉल वेट बाय इट्स रेडियस क्यूब्ड। वो फॉर्मूला मैंने पहले बताया आपको। क्रिकेट बॉल है यूजुअली कॉर्क की बनी होती है, लेदर की बनी होती है। ये इतनी हार्ड नहीं होती है, जब सरफेस को लगती है थोड़ी सॉफ्ट होती है गोल्फ बॉल के मुकाबले, और कई एक खेल की जो बॉल होती है उनके मुकाबले। तो इसलिए ये थोड़ा लगने के बाद, जमीन के बाद थोड़ा प्रेशर कम करती है और उठने के लिए इसकी थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। अगर आपको देखना है कि ट्रेवल करती है, सरफेस को हिट करके बॉल कितनी उठती है और कैसे जाती है, जैसे रेसेस में होती हैं, जो स्प्रिंट्स होते हैं उनमें कैलकुलेशन होती है बड़ी रेसेस में, इसमें भी वो चीज़ें अकाउंट में ली जाती हैं। हाइट अबाउट सी लेवल एक इसमें है, एयर प्रेशर है, ग्रेविटेशनल पुल है उस इलाके में कितना हो, और ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और फिर ये कैलकुलेट की जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड जो रेसेस में बनते हैं, ये कहते नहीं इस वक्त विंड स्पीड ज़्यादा थी, इस वक्त अल्टीट्यूड डिफरेंट था जो सपोर्ट कर रहा था रनर को, इसलिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये मैंने बात की कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ द क्रिकेट बॉल, ये जो अगर एक फार्मूला से करें। लेकिन मैंने जब आपको हॉकाई का बताया, रडार गन का बताया और स्पीड गन का, आज वही फार्मूला, वही तरीके इस्तेमाल होते हैं जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, इमेजेस का इस्तेमाल होता है, वो फीड करके उनसे नतीजा निकाला जाता है स्पीड क्या, और ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में होते हैं। बॉल निकली, बैट्समैन तक पहुंची, नीचे लिखा आ गया 135.6 किलोमीटर। इसमें वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, वगैरह है, उनकी कैलकुलेशन अलग है। अगर आपको करने पे आए जो फार्मूले हैं उनके, वो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हॉल और ग्रिफिथ हुए तो उनकी कहते हैं बहुत स्पीड थी, दे माइट हैव क्रॉस्ड 100 ऑल्सो, और थॉमसन माइट हैव क्रॉस्ड 100 ऑल्सो एट टाइम्स। लेकिन मामला ये था कि उस ज़माने में कैलकुलेशन नहीं होती थी, और रॉबर्ट्स, होल्डिंग, मार्शल, लिली, थॉमसन के मेजर पीरियड में, इमरान, बॉब विलिस, इसमें भी कैलकुलेशन कभी कभार होती थी, नहीं होती थी। जब बॉलर लय में है, सरफेस भी मदद कर रहा है, कंडीशन अच्छी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कर रहा है, फिट भी है, सारे टाइम कैलकुलेट हो रही है, तो आपको बेस्ट स्पीड मिलती है उसकी लाइफ की। उन प्लेयर्स के साथ वो नहीं हुआ, कभी कभार से कैलकुलेशन हुई, वही कैलकुलेशन हमने देखी, मान ली कि इनकी इतनी स्पीड थी, लेकिन वो सही नहीं है, उनकी स्पीड ज़्यादा भी रही होगी। पिछले हफ्ते के सवाल की जाने आएंगे। हमने ये तस्वीर दिखाई थी, एंडी रॉबर्ट्स बॉलिंग कर रहे हैं बैट्समैन को, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बड़े बाल हैं उनके, और ग्रैहम बार्लो
आप सबका जवाब है। एग्जाम ने जवाब दिया ग्रैहम बार्लो। ग्रैहम तो सही है, मगर ये ग्रैहम दिल्ली हैं, ग्रैहम बार्लो नहीं। राइट आर्म फास्ट बॉलर थे इंग्लैंड के, 138 विकेट लिए टेस्ट में। कुछ अर्सा पहले 54 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, लंबी हिट भी मारते थे। ये ग्रैहम दिल्ली की तस्वीर है, बैक साइड। यही हमने आपसे पूछा था। तो सॉरी टू से वी डिडंट गेट एनी करेक्ट आंसर्स। 2 मेल और हैं, एक मोहम्मद रमजान डार की मुकुलपुरा कुपवारा से, एक और मेल है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज होने जा रही है, पाकिस्तान को एज है गिवन होम एडवांटेज। मैच गाल में हो रहा है 16 तारीख को श्रीलंका के ग्राउंड पे। पाकिस्तान में मैच नहीं हो रहा है और वो ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक्स बनाते हैं। अब देखना है पाकिस्तान के स्पिनर कैसे बॉलिंग करते हैं, कितने अच्छे होते हैं। अब फ्रंट पाकिस्तान के पेस बॉलर भी अच्छे हैं, शाहीन है, नसीम है, हारिस रऊफ है, और एक स्टेबल बैटिंग है। और श्रीलंका टीम ने, करुणारत्ने ने अब वनडे में भी ज़बरदस्त फॉर्म दिखाया है। जो क्वालिफायर थे उनमें श्रीलंका टीम बहुत अच्छा खेल रही है। बहुत से प्लेयर टच में, शॉर्ट फॉर्मेट में हो, लेकिन मैचेस खेल रहे हैं। और पाकिस्तान की टीम ने बहुत देर से कुछ नहीं खेला है, ये एडवांटेज थोड़ा श्रीलंका को है। लेकिन श्रीलंका में श्रीलंका को हराना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान कैन डू इट। और श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप में सबसे बड़ी बात जो है वो कैप्टन है करुणारत्ने, सबसे अहम। जैसे पाकिस्तान के लिए बाबर आजम सबसे अहम है, उनके लिए सबसे अहम करुणारत्ने है। और पहला टेस्ट जो है वो टेस्ट ऑनर्स होगा पाकिस्तान के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दे आर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट आफ्टर लॉन्ग टाइम, एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट एज ए नेशनल टीम आफ्टर लॉन्ग टाइम। दारू पुरवारा चारों से कहते हैं सर इंग्लैंड एंड बोथ आर ऑस्ट्रेलिया कैरिंग फ्लॉप प्लेयर्स, जैसे ब्रुक है, बेयरस्टो है, वार्नर है, लबुशेन है। देखिए 2 मैच में फेल हुए, फ्लॉप प्लेयर डिक्लेयर हो गए। लबुशेन दुनिया के नंबर 1 रैंक बैट्समैन है और यहाँ 4 साल से प्लेयर फेल हो रहे हैं और हम उनको कहते हैं कि क्लास इज परमानेंट, वो टीमों में खेल रहे हैं। दूसरी बात कि क्या इनके पास बहुत सारे रिप्लेसमेंट हैं। एंडरसन की तो है और वो दिख गया। उसके बाद वार्नर के बदले रैनशॉ या हैरिस उनकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते, हो सकता है लास्ट टेस्ट में हो जाए। मगर चक्कर यह है कि ये सोचते हैं वार्नर का पोटेंशियल है, 50 तक जा रहा है, हो सकता है 100 तक भी जाएगा। 50 तक जा रहा है। ब्रुक ने 150, 1-2-30 बनाए, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट उनको कहा गया खेलो, उस तरह से वो विकेट थ्रो कर रहे हैं अपना। वो जो नए प्लेयर हैं जो उनको मैनेजमेंट कह रही है वो कर रहे हैं, नहीं तो जो बाकी प्लेयर हैं बहुत से रूट अपने तरीके से खेलते हैं, मगर रूट को आप नहीं कह सकते, इनको कह सकते हैं और शायद उससे ही डिस्टर्ब हो रहे हैं ब्रुक। तो अगर थोड़ा सा उनको टाइम दिया जाए तो वो यहाँ भी स्कोर करेंगे। सो अ मैन ऑफ हिज पोटेंशियल कैन नॉट बी ड्रॉप्ड इजीली। लेकिन कई और प्लेयर हैं, अगर आपने टंग को इस मैच में ड्रॉप कर दिया तीसरे मैच में, जबकि दूसरे मैच के आप बेस्ट बॉलर थे और रॉबिन्सन को कंटिन्यू किया, वो क्वेश्चनेबल है। अब आज के सवाल की जाने आते हैं और आज के सवाल का ताल्लुक टेनिस से। तो ये आपके सामने आज का सवाल। इंडिया का टेस्ट 12 तारीख से शुरू हो रहा है और वेस्ट इंडीज की टीम हाईली डिमोरलाइज है और फिर 3-4 चेंज हो गए टीम में। उस साल में 20 प्लेयर उनके शायद नए खेलते हैं, इनको टेस्ट कैप मिलती है, उससे भी टीम बर्बाद होती है। इंडिया डेफिनेटली हैज एज। एक डिसरे में वेस्ट इंडीज की टीम हाईली डिमोरलाइज टीम के साथ खेलना है, लेकिन मेरा मानना है अगर वो फास्ट विकेट बताएं जिनमें बाउंस हो, तो अजारी जोसेफ और बाकी बॉलर्स हैं, दे कैन गिव वेरी डिफिकल्ट टाइम टू इंडिया और इंडिया में बी इन फॉर अ सरप्राइज। लेकिन अगर उन्हें डोसाइल विकेट बनाए तो इंडियन बैट्समैन आउट आसानी से नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर थोड़ा सा भी टर्न हुआ तो उनको इंडिया की स्पिन को खेलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनके लिए बेस्ट बैट है टू मेक क्विक बाउंसी विकेट्स, जिसमें वो कुछ कर सकते हैं डेंट इंडिया को। और फिर मैं फिर कह रहा हूँ, विद सच विकेट्स दे कुड सरप्राइज इंडिया, क्योंकि काफ़ी प्रेशर इंडियन टेस्ट टीम पे भी है। ज़रा चाहूँगा। खुदा हाफिज़।